टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्किट एनालिसिस इन एसी, है ना। जब हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट हमारे एसी से कनेक्टेड होते हैं तो किस तरीके से उसमें करंट होता है, किस तरीके से वोल्टेज होता है, उनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हम सिंपल सा सर्किट लेते हैं, आर सर्किट, है ना, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। प्योरली रजिस्टिव सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक रजिस्टेंस है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, एक एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है, ये है ना। सपोज एट एनी टाइम टी इसमें करंट की वैल्यू जा रही है, करंट आई बराबर कितना है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द रेजिस्टेंस आर। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये करंट जो है टाइम के साथ बदल रहा है सिनुसॉइडली। तो सिनुसॉइडली हमारा कि ये साइन के साथ बदल रहा है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इज ओमेगा एंड मैक्सिमम करंट इज आई नॉट। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी टाइम टी पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। जो भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस सोर्स का वोल्टेज होगा, क्योंकि ये पैरेलल में ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। जो भी वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वो वोल्टेज इस एसी सोर्स के बराबर होगा जो हमने लगाया है ना। तो हियर वी वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सोर्स बेसिकली, है ना। तो अब क्या करें, किसी टाइम टी पर अगर आप ध्यान से देखें तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे यही करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी इसमें फ्लो कर रहा है। और अगर इस रेजिस्टेंस में ये फ्लो कर रहा है तो फ्रॉम द ओम्स लॉ, है ना, विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ किसी इंस्टेंट टी पर तो ओम्स लॉ लगाया जा सकता है। और अगर किसी इंस्टेंट टी पर अगर ओम्स लॉ की बात करें तो वोल्टेज V बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू में कितना रेजिस्टेंस कैपिटल R। किसी पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज V इज इक्वल टू उस पर्टिकुलर टाइम पे करंट इंटू में रेजिस्टेंस। ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बराबर I नॉट R साइन ओमेगा टी। तो V बराबर आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। ध्यान से अगर आप देखें तो व्हाट इज दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज, तो इसको हम क्या लिखेंगे, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V नॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, V नॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज। तो V नॉट बराबर कितना हो गया आपके पास, V नॉट बराबर आपके पास हो गया आई नॉट आर। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इन द रेजिस्टेंस। एक बात हो गई। अच्छा, तो ये वोल्टेज और ये हमारा क्या है, करंट बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी में अगर आप ध्यान से देखें तो करंट का जो फेज है वो कितना है, ओमेगा टी है, और जो वोल्टेज का जो फेज है वो आपका भी क्या है, दोनों का फेज आपका क्या है, ओमेगा टी है। तो फेज ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आर सेम, है ना। तो वोल्टेज और करंट दोनों का फेज सेम है। तो करंट को अगर हम इस डायरेक्शन में बनाते हैं तो वोल्टेज भी क्या बनाएंगे, वोल्टेज भी इस डायरेक्शन में बनाएंगे। ये V हो गया और ये करंट हो गया और दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो V बराबर V नॉट बराबर आई नॉट इंटू में R। अगर आप √2 से दोनों में डिवाइड कर देते हैं तो √2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाता है, ये आपका आ जाएगा V RMS इज इक्वल टू I RMS इंटू में कितना हो जाएगा, R। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इंटू में रेजिस्टेंस हो सकता है। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आरएमएस वोल्टेज इज इक्वल टू आरएमएस करंट इंटू में रेजिस्टेंस हो सकता है। और साथ ही साथ एक चीज और हो सकता है कि वोल्टेज एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू करंट एट एनी टाइम टी इंटू में रेजिस्टेंस, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसी से हमने क्या किया है, इसी से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है V बराबर आई आर लगा के। मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ये तीनों क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, तीनों को डायरेक्ट आप लगा सकते हैं ढंग से। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखनी है कि दोनों का करंट और वोल्टेज दोनों में फेज क्या होता है, सेम होता है, दोनों का फेज सेम होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जब ये मैक्सिमम होगा तब ये भी मैक्सिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा तब ये भी मिनिमम होगा। मतलब दोनों एक साथ मिनिमम हो गया और दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे। ठीक है, दूसरा सर्किट लेते हैं। दूसरा सर्किट हमारा है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। दूसरे स्लाइड में बात करते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट की। ठीक है, चलिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे सर्किट में
सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा होगा और इस तरीके से मैंने क्या लगा दिया, एसी सोर्स लगा दिया। इस इंडक्टर का मान लेता हूं सिर्फ इंडक्टेंस कितनी है, L है ना। तो मान लेते हैं किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम t पर इसमें करंट की वैल्यू कितनी है, I बराबर कितना है, I नॉट साइन ओमेगा t, है ना। तो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो जो L वोल्टेज होगा हमारे L के अक्रॉस, वही वोल्टेज हमारे इस एसी सोर्स का होगा। तो सीधा सीधा हम इस एसी सोर्स का वोल्टेज निकालना चाहते हैं। अगर हमें करंट पता हो तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से अगर आप देखें तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब कभी भी इंडक्टर में करंट चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और इसके क्रॉस जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस एसी सोर्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। अच्छा, इस ई को आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल वे में वी लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज ही आएगा इसलिए मैंने उसको वी लिख दिया, है ना। तो वी बराबर एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। तो वी इज इक्वल टू एल डी टी ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, उसको बाहर निकाल देंगे। जैसे बाहर निकालेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट एल आ जाएगी, और साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, कॉस ओमेगा टी। तो ध्यान से अगर आप देखें तो वी बराबर कितना आ गया, आई नॉट एल, और डिफरेंशिएट करने पर एक ओमेगा बाहर और आएगा। तो एक ओमेगा बाहर और आएगा, तो ये एल ओमेगा और ये कितना हो गया, कॉस ओमेगा टी। तो बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसको मैं कुछ वैल्यू मान लेता हूं तो v मैक्सिमम तब होगा जब cos की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो v की मैक्सिमम वैल्यू इतनी वैल्यू हो गई, है ना। तो इसका मतलब ये व्हाट इज दिस, ये जो पूरा पूरा लिखा गया है व्हाट इज दिस, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो v नॉट, और इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ cos ऑफ ओमेगा t। तो v बराबर v नॉट cos ऑफ ओमेगा t, जिसमें v नॉट की वैल्यू क्या है, V नॉट की वैल्यू आपकी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, I नॉट इंटू में ओमेगा इंटू में L, है ना। तो ये I नॉट है, ये ओमेगा इंटू में L है। ध्यान से अगर आप देखें तो V नॉट अपॉन में I नॉट करते हैं और देखते हैं क्या है ये। तो V नॉट अपॉन में I नॉट इज वॉट, ये तो हमारे डायमेंशन हमारे रेजिस्टेंस का। इसका मतलब ओमेगा एल का डायमेंशन क्या होगा, ओमेगा एल का भी डायमेंशन रेजिस्टेंस का होगा, क्योंकि वोल्टेज अपॉन में करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है। तो जब कभी वोल्टेज अपॉन में करंट करते हैं, दोनों का डिवाइड मारते हैं, तो वो रेजिस्टेंस का ही डायमेंशन आता है। मतलब ओमेगा एल का भी डायमेंशन क्या आएगा, ये रेजिस्टेंस का ही डायमेंशन है। लेकिन सर यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लिखा नहीं है, इसीलिए इसको एक नया नाम दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। क्या बोला मैंने, रिएक्टेंस। और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कुछ है नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बेसिकली ये रेजिस्टेंस ही है, कि जितना हमारा इंडक्टर हमारा जितना करंट को क्या करता है, रजिस्ट करता है, जिस वैल्यू से रजिस्ट करता है, दैट इज बेसिकली नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसे XL से दिखाया जाता है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करता है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, XL बराबर ओमेगा इंटू में L। तो XL बराबर हो गया ओमेगा इंटू में L, ये वैल्यू। दूसरी चीज, अब अगर आप ध्यान से देखें तो V नॉट बराबर कितना हो जाएगा, V नॉट बराबर आपके पास आ गया, यहां पे लिखता हूं कि V नॉट की वैल्यू जो आई, वो V नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास I नॉट इंटू में XL, मतलब I R के जैसे लग रहा है ना। जैसे प्योरली रेजिस्टर सर्किट में V नॉट बराबर I नॉट इंटू में R था, वैसे यहाँ भी है। तो √2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू में कितना हो जाएगा, XL। एक बात ये हो गई और एक बात ये हो गई, है ना। लेकिन v एट ए टाइम t डज नॉट इक्वल टू i एट ए टाइम t इंटू में XL, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट, अगर आप ध्यान से देखें तो करंट का जो फेज है और वोल्टेज का जो फेज है दोनों अलग अलग है। सर कैसे? क्योंकि इसमें साइन इसमें कॉस है। कैसे उसको कंपेयर करेंगे? कंपेयर तो तब करेंगे जब या तो दोनों साइन हो या तो दोनों कॉस हो। तो इसको मैं साइन में बदल देता हूँ। जैसे इसको साइन में बदलेंगे तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी v बराबर v नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, है ना।
तो अगर आप ध्यान से देखिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 करेंगे तो सीधा सीधा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। अब इसको हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में फेज का जो डिफरेंस है वो फेज का डिफरेंस कितना है वोल्टेज और करंट में पाई बाय 2 का। तो पाई बाय 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये कि दोनों कभी भी एक साथ मैक्सिमम नहीं हो सकते और एक साथ कभी मिनिमम नहीं हो सकते। ध्यान से अगर आप देखें कि t बराबर 0 पे, समय शून्य पर अगर आप देखें तो करंट 0 है, लेकिन समय शून्य पर अगर आप देखें तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ शून्य रखेंगे मतलब 0 रखेंगे तो साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 और वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब जब वो मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा और जब ये मैक्सिमम होगा तब वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसलिए कभी भी वोल्टेज एट ए टाइम t आई एट ए टाइम t इंटू में एक्सएल के बराबर नहीं हो सकता। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ये दोनों सत्य हैं, ये सत्य नहीं है। और साथ ही साथ मैंने क्या बताया कि करंट और वोल्टेज में फेज का डिफरेंस होता है, वो भी कितने का, पाई बाय 2 का। तो फेजर डायग्राम अगर आप बनाते हैं, इसका क्या बनाते हैं, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं तो इसमें आपसे पूछा जाता है बताओ कौन लीड कर रहा है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में लीड कौन करता है, मतलब आगे कौन है। अगर आप देखें तो आगे कौन है, वोल्टेज आगे है, मतलब पोटेंशियल आगे है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन आगे होता है, कौन लीड करता है, पोटेंशियल लीड करता है। तो करंट को आप हॉरिजॉन्टल में हमेशा बनाएं, करंट को हमेशा हॉरिजॉन्टल में बनाएं। तो अगर करंट को हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो ये आई हो गया, तो आपका वोल्टेज किधर होगा, 90 डिग्री ऊपर साइड में होगा, क्योंकि लीड कर रहा है ये 90 डिग्री पर। दिस इज द फेजर डायग्राम, है ना, ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरी बात करते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की, अगले स्लाइड में। चलिए अगले सर्किट की बात करते हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, है ना। जब कैपेसिटर हमारे एसी सोर्स से लगा होगा तो क्या होगा, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी आपकी कितनी है C, और ये किसी भी एसी वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से कनेक्टेड है ना। यहाँ पे हम ये भी मान सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, वोल्टेज V की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज V बराबर आपकी कितनी है, V0 साइन ओमेगा t। तो अगर वोल्टेज दिया हुआ है आपको तो क्या निकालेंगे आप, करंट निकालेंगे कि इस सर्किट में कितना करंट होगा। वोल्टेज दिया है तो करंट निकालेंगे, करंट दिया है तो वोल्टेज निकालेंगे। ठीक बात है यहाँ तक। तो सर आपने इतने पहले सर्किट में आपने करंट लिया, यहाँ वोल्टेज लिया, आप करंट लेके भी निकाल सकते हैं वोल्टेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा, है ना। तो मैं उसी चीज़ से बचने के लिए मैंने वोल्टेज दे दिया ताकि आप सीधा सीधा आराम से निकाल पाए, आसान होता है थोड़ा सा इससे, है ना। तो V अगर ले लेते हैं तो अगर हम यहाँ पे क्या फाइंड करना चाहते हैं कि अगर ये V वोल्टेज किसी टाइम t पर है तो इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, क्योंकि अगर किसी टाइम t पर ये वोल्टेज है तो यही वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, मान लेते हैं +Q और -Q, है ना, जिसकी वजह से ये करंट आएगा इसमें। तो चार्ज किसी पर्टिकुलर टाइम t पर क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं C इंटू में कितना V, Q बराबर कितना होता है CV। तो Q बराबर CV होता है, तो Q एट ए टाइम t इज इक्वल टू C इंटू में वोल्टेज एट ए टाइम t। तो ध्यान से अगर आप देखें तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C और वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V0 साइन में ओमेगा इंटू में t, इक्वेशन नंबर 1। अब हम करंट कैसे निकालेंगे सर, कोई खास बात नहीं, अगर ये वोल्टेज बढ़ रहा है तो उस वोल्टेज बढ़ने से चार्ज की वैल्यू भी इस कैपेसिटर पे बढ़ रही होगी, और चार्ज की वैल्यू बढ़ रही होगी, इसका मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, और रेट फ्लो ऑफ चार्ज ही बेसिकली क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो करंट की वैल्यू जो हम निकालेंगे यहाँ से, तो करंट बराबर कितना हो जाएगा, करंट I बराबर हो जाएगा सीधा सीधा dQ अपॉन में dt। मतलब इसी चार्ज को आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आपके पास करंट आ जाता है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये देखते हैं कितना आता है, C V0, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ ओमेगा इंटू में t। ध्यान से अगर आप देखें तो I की वैल्यू आपके पास आ गई, I बराबर V0 ओमेगा इंटू में C, और यह आ जाता है आपके पास cos ऑफ ओमेगा इंटू में t। दिस इज द करंट इन द सर्किट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यही है। क्यों, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये पूरी वैल्यू ही हो जाएगी, और ये पूरी वैल्यू ही क्या लिखी हुई है, मैक्सिमम करंट। तो सीधा सीधा आपको इसको क्या लिख सकते हैं कि जो करंट होगा सर्किट में वो दिस इज इक्वल टू कितना, I0 एंड दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये चीज, अच्छा ये cos ओमेगा टी हो गया। अब जहाँ पे I0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, जरा इसको लिखते हैं क्या है ये।
तो आई नॉट की वैल्यू जो है वो आई नॉट की वैल्यू आपकी लिखी गई है वी नॉट ओमेगा इंटू में सी, इसी को मैंने माना है। अब ये ओमेगा सी क्या बला है इसको चेक कर लेते हैं। ध्यान से अगर आप देखें तो आई नॉट को नीचे कर देते हैं, ओमेगा सी इधर कर देते हैं, तो वी नॉट अपॉन में आई नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा सी। तो वी अपॉन में आई मतलब वोल्टेज अपॉन करंट, ये तो डायमेंशन होता है हमारे रेजिस्टेंस का, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर ये डायमेंशन रेजिस्टेंस का है तो जैसे मैंने इंडक्टर में मैंने बताया था, वहाँ पे इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है इंडक्टर का, जिसको हम नया नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरीके से यहाँ पर हम नाम देते हैं इस टर्म को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, मतलब एसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है कैपेसिटर, उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और इंडक्टर जो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है उसको बोलते हैं कौन सा रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस को दिखाते हैं हम लोग एक्स सी से, एंड एक्स सी इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन में ओमेगा इंटू में सी। बहुत अच्छे से देखें तो पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो गई, एक्स सी हो गई। तो वी नॉट बराबर क्या हो गया, वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू में एक्स सी, और दोनों तरफ अगर आप √2 से डिवाइड मार देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी उस दिन, उसकी वैल्यू हो जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में एक्स सी। तो एक वैल्यू ये हो गई और एक चीज़ ये हो गई। दोनों चीज़ दिमाग में रखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इंटू में एक्स सी रिएक्टेंस, एंड आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इंटू में रिएक्टेंस। लेकिन आप यहाँ वोल्टेज एट ए टाइम t इज इक्वल टू आई एट ए टाइम t इंटू में एक्स सी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये, क्योंकि कभी बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अगर क्या होगा, इन दोनों में क्या है, करंट और वोल्टेज। करंट ये लिखा हुआ है, वोल्टेज ये लिखा हुआ है। वोल्टेज है आपका v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आपका करंट क्या है, i बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी। दोनों का फेज सेम नहीं है। कैसे फेज सेम नहीं है, जब इसको आप ढंग से लिखेंगे तो आपको इसको क्या लिखेंगे, i बराबर लिखेंगे आई नॉट साइन में अगर लिखते हैं तो साइन बराबर कितना होता है, साइन ओमेगा टी प्लस में कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। इसी को लिखा गया है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज का डिफरेंस कितने का आया, फेज का डिफरेंस है पाई बाई 2 का, है ना। ध्यान से अगर आप देखें तो वोल्टेज अगर मैक्सिमम होगा, वोल्टेज अगर मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, और अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। t बराबर 0 पे वोल्टेज कितना हो जा रहा है, 0। तो समय शून्य पर वोल्टेज 0 है, लेकिन t बराबर 0 पे करंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम। इस वजह से वोल्टेज किसी टाइम t पर कभी भी बराबर नहीं हो सकता करंट एट ए टाइम t इंटू में एक्स सी के, ठीक है। तो ये चीज़ ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2, और आगे कौन है, लीड कौन कर रहा है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है। तो इसका मतलब ये कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है और इंडक्टिव सर्किट में पोटेंशियल लीड करता है। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहें तो फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं है ना। करंट और वोल्टेज के बीच में फेजर डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, हमने कहा कि करंट को हमेशा किधर रखना है, हॉरिजॉन्टल में। तो करंट अगर हॉरिजॉन्टल में है तो वोल्टेज क्या है, कम है ना। करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज क्या है, कम है। फेज में कितना कम है, पाई बाय 2। ये अगर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है तो ये ओमेगा टी है, तो इसका मतलब पाई बाय 2 कम है। मतलब ये क्या करता है ये नीचे होगा, नीचे बनेगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज और करंट के बीच में फेजर डायग्राम है इन कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।